भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय UNOOSA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने योग्य नियमों में घरेलू कानून बनाए जाने पर जोर देता है। बाह्य अंतरिक्ष संधि OST 1967 साझा विरासत सिद्धांत। अंतरिक्ष समस्त मानव जाति का क्षेत्र है, कोई भी राष्ट्र संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण उपयोग। अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण पर प्रतिबंध है। देशों का उत्तरदायित्व। सरकारी और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए देश उत्तरदायी हैं। देयता। अपने अंतरिक्ष पिंडों से होने वाले नुकसान के लिए राष्ट्र उत्तरदायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सतत अन्वेषण और डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करता है। घरेलू कमियां। केवल नीतिगत ढांचा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। भारतीय अंतरिक्ष निधि 2023 निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारतीय कानूनों की सूची 2023 गुणवत्ता और सुरक्षा के मानदंड निर्धारित करती है। इन स्पेस मानदंड दिशा निर्देश प्रक्रियाएं NPG 2024 गैर सरकारी संस्थानों को नियंत्रित करती है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र इन स्पेस को वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, जिससे विनियामक निर्णय कानूनी रूप से कमजोर हो जाते हैं। उद्योग जगत की चिंताएं। स्पष्ट लाइसेंसिंग, अतिव्यापी अनुमोदन। विज्ञान विभाग, परिवहन विभाग, रक्षा मंत्रालय। प्रत्यक्ष निवेश में अस्पष्टता। संचालित मार्गों की अस्पष्टता निवेश को हतोत्साहित करती है। दायित्व संबंधी जोखिम। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है। निजी कंपनियों के लिए कोई बीमा या जोखिम साझाकरण ढांचा नहीं है। कमजोर बौद्धिक संपदा संरक्षण, प्रतिभा पलायन और तकनीकी प्रवासन का जोखिम। सुरक्षा और स्थिरता। अंतरिक्ष मलबे, दुर्घटना जांच, डेटा प्रबंधन या उपग्रह संचार मानदंडों पर कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। दोहरे उपयोग वाली तकनीकी, नागरिक रक्षा, अतिव्याप्तता के लिए कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है। वैश्विक तुलना। अमेरिका, जापान, लक्समबर्ग में लाइसेंसिंग दायित्व और वाणिज्यिक अधिकारों को शामिल करने वाले समर्पित अंतरिक्ष कानून है। रणनीतिक और भू राजनीतिक औचित्य। बढ़ती अंतरिक्ष प्रतिद्वंद्विता। अमेरिका, चीन, रूस के बीच प्रतिस्पर्धा। रणनीतिक स्वायत्तता। एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून भारत को सुरक्षित, संधारणीय और न्यायसंगत अंतरिक्ष प्रशासन में एक उत्तरदायी अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा तथा अंतरिक्ष वाणिज्य और नवाचार में पिछड़ेपन से बचाएगा। 1992 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो की पहली वाणिज्यिक शाखा। अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक मसौदा 2017 प्रस्तुत किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करना था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL 2019 में इसरो प्रौद्योगिकी को उद्योग जगत में हस्तांतरित करने हेतु वाणिज्यिक शाखा। इन स्पेस 2020 निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत और विनियमित करने हेतु नोडल निकाय। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का एक समूह जो सरकारों और निजी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधि को नियंत्रित करता है। मूल सिद्धांत। बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग। बाह्य अंतरिक्ष को समग्र मानव जाति का क्षेत्र मानना और किसी भी राष्ट्र द्वारा इस पर अधिकार या संप्रभुता का दावा न करना। विनियमित प्रमुख क्षेत्र में बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग। क्षति के लिए उत्तरदायित्व। अंतरिक्ष यात्री मानव जाति के दूत के रूप में। पर्यावरण संरक्षण। अंतरिक्ष मलबा। कक्षा में परमाणु हथियार पर प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विवाद निपटान।
लीप वन उपग्रह मिशन। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ध्रुव स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप वन प्रक्षेपित करने वाली है। लीप वन लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड ध्रुव स्पेस का P-30 उपग्रह प्लेटफॉर्म आधारित एक वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। इस प्लेटफॉर्म को जनवरी 2024 में इसरो के लीप टीडी मिशन के दौरान PSLV-C-58 रॉकेट पर अंतरिक्ष में उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया। यह मिशन स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर प्रक्षेपित किया जाना है। इसका उद्देश्य यह मिशन ध्रुव स्पेस की प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से परिचालित पेलोड होस्टिंग की ओर ले जाएगा, जिससे व्यावसायिक उपग्रह बाजार में भारत की स्थिति सशक्त होगी। प्रमुख पेलोड में नेक्सस 01 अकुला टेक। इसमें वास्तविक समय में डेटा प्रसंस्करण और मॉडल रीट्रेनिंग के लिए AI या मशीन लर्निंग सक्षम मॉड्यूल लगे हैं। OTR-2 एक्सपर सैटेलाइट्स। ये एक उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर से सुसज्जित है जो अर्थ टॉन्स API के माध्यम से उच्च रिजोल्यूशन वाला पृथ्वी प्रक्षेपण डेटा प्रदान करता है। मात्र लीप वन निजी अंतरिक्ष परियोजना और व्यावसायिक उपग्रह संचालन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तंत्र में स्टार्टअप की भूमिका को उजागर करता है। भारत का पहला व्यावसायिक पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह समूह इनस्पेस ने भारत के पूर्णतः स्वदेशी व्यावसायिक पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह समूह के डिजाइन, निर्माण, संचालन के लिए पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का चयन किया गया। भारत के प्रथम निजी पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह समूह के बारे में भारत सरकार के सहयोग से अपना पहला निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला अर्थ ऑब्जर्वेशन EO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन स्थापित करने जा रहा है। इस परियोजना में उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल SAR और हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों सहित 12 उन्नत उपग्रह शामिल होंगे। इसकी लागत 1200 करोड़ होगी। समय सीमा 5 वर्ष। कुल 12 उपग्रह होंगे। अनुप्रयोग में जलवायु परिवर्तन निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि विश्लेषण, समुद्री निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी नियोजन। ये पहल पृथ्वी प्रेक्षण में नवाचार, परिचालन दक्षता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जोड़ने वाले रणनीतिक प्रयोग में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। AI उपग्रह। नासा एक नई AI सक्षम उपग्रह प्रणाली का परीक्षण कर रहा है जिसे डायनेमिक टारगेटिंग कहा जाता है। यह प्रणाली उपग्रहों को पृथ्वी से आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना कक्षा में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। डायनेमिक टारगेटिंग नासा की एक पहल है जिसके तहत उपग्रहों को ऑन बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त किया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली उपग्रह को निम्न कार्य करने में सक्षम बनाती है: वास्तविक समय में आगामी भूभाग का स्कैन करना, उपयोगी डाटा जैसे बादल रहित चित्र की पहचान करना, चित्र लेना और या नहीं यह निर्णय लेना, पृथ्वी के निर्देशों की आवश्यकता के बिना प्रतिक्रिया करना, डेटा अपव्यय में कमी, अनुपयोगी छवियों को लेने से बचाना। ऐसे डेटा को संसाधित करने और प्रसारित करने में समय, ऊर्जा और संसाधनों का अपव्यय होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ भंडारण और बैंडविड्थ की आवश्यकता को कम करता है। यह उपयोगी डेटा की वास्तविक समय में इंटेलिजेंट फिल्टरिंग की सुविधा देता है और मानव विश्लेषकों को कम महत्व वाले डेटा की समीक्षा से मुक्त करता है। रणनीतिक उपयोग के उदाहरण में वनाग्नि, ज्वालामुखी गतिविधि और तापन संबंधी असमानताओं का पता लगाना, तूफान के पैटर्न, जलवायु संबंधी परिवर्तनों और आपदा क्षेत्रों की निगरानी करना, स्वचालित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।
जिससे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार होता है। मानव बाह्य उपग्रह अन्वेषण होप अनुसंधान केंद्र। हाल ही में बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के तसोकार में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है। मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण होप अनुसंधान केंद्र यह अनुसंधान पहल है जिसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल ग्रह की स्थितियों का अनुकरण करके भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मानव अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का अध्ययन करता है, जिसमें चयनित क्रू सदस्यों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल है। इसका उद्देश्य पृथ्वी से परे निरंतर मानव गतिविधि के लिए प्रोटोकॉल और प्रौद्योगिकी का विकास करना है। मनोविज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और एपिजेनेटिक्स पर एकाकीपन के प्रभावों का अध्ययन करना है। भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के समर्थन हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान को सक्षम बनाना है। इसरो के साथ सहयोग। इसरो इस स्टेशन के विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है और क्रू उम्मीदवारों के चयन मानदंडों में सहायता करता है। वैश्विक संदर्भ मार्स डेजर्ट स्टेशन यूएसए, फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक रिसर्च स्टेशन कनाडा और BIOS-3 रूस का। वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला ने अपनी पहली आकर्षक तस्वीर जारी की है जो इसके 3200 मेगापिक्सल के डिजिटल कैमरे की क्षमता को दर्शाती है। यह अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है। वेरा सी रूबिन वेधशाला यह यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF और ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित एक अगली पीढ़ी खगोलीय सुविधा है जिसे कॉस्मिक फ्रंटियर का अन्वेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थान सेरो पाचेन चिलियन एंडीज समुद्र तल से 8,684 फुट ऊपर है। यह दक्षिणी आकाश का 10 वर्षीय सर्वेक्षण लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST संचालित करता है। इसरो नया वेरा रूबिन के नाम से जाना गया, जिसके शोध ने डार्क मैटर के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए हैं। यह डार्क एनर्जी क्षुद्र ग्रहों के खतरों का अध्ययन करता है। यह ब्रह्मांड का विश्लेषित मानचित्रीकरण करने में सक्षम बनाता है, जिसमें ब्रह्मांडी संरचना, मूलभूत भौतिकी और ग्रह रक्षा के ज्ञान में प्रगति होती है। प्रत्यूष मिशन रमन अनुसंधान संस्थान RRI ने ब्रह्मांड के प्रारंभ कॉस्मिक डाउन का अध्ययन करने के लिए हाइड्रोजन से प्राप्त संकेतों का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जांच प्रोबिंग रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन प्रत्यूष दूरबीन विकसित की है। प्रत्यूष मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अधीन स्वायत्त संस्थान रमन अनुसंधान संस्थान RRI बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रत्यूष भारत की लूनर रेडियो खगोल विज्ञान पहल है। उदासीन हाइड्रोजन से निकलने वाले मंद 21 सेंटीमीटर रेडियो संकेतों का पता लगाकर ब्रह्मांड के प्रारंभ का अध्ययन करना जो वह युग है जब पहले तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा का चयन क्यों? पृथ्वी आधारित प्रक्षेपण रेडियो, सौर और वायुमंडलीय विकृतियों से प्रभावित होते हैं। सौरमंडल के भीतरी भाग में चंद्रमा का सुदूर भाग सबसे शांत रेडियो वातावरण प्रदान करता है, जो ऐसे अध्ययनों के लिए आदर्श है। वैज्ञानिक महत्व प्रत्यूष वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि पहले तारों ने हाइड्रोजन को कैसे
आयनित किया। प्रारंभिक ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ और यह डार्क मैटर और मूलभूत भौतिकी जानकारी प्रदान कर सकता है। हाँ, ये को वो कर दे सुवादा सब वो मारा खताई को आज दिमागदार है कौन है? मारा खाते प्रत्युष मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रत्युष भारत की लूनर रेडियो खगोल विज्ञान पहल है। उदासीन हाइड्रोजन से निकलने वाले मंद 21 सेंटीमीटर रेडियो संकेतों का पता लगाकर ब्रह्मांड के प्रारंभ का अध्ययन, जो वह युग है जब पहले तारों और वायुमंडल आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा का चयन क्यों? पृथ्वी आधारित प्रक्षेपण वातावरण प्रदान करता है, जो ऐसे अध्ययनों के लिए आदर्श है। वैज्ञानिक महत्व। प्रत्युष वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि पहले तारों ने हाइड्रोजन को कैसे आयनित किया, प्रारंभिक ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ और यह डार्क मैटर और मूलभूत भौतिकी की जानकारी प्रदान कर सकता है। सुसंगत प्रारूप। मुख्य विशेषताओं। सुसंगत प्रारूप। यह उपकरण छोटा, हल्का, कम वजन, कम विद्युत खपत वाला एवं और किफ़ायती है, जो लघु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में वैश्विक प्रयासों के रूप क्रिस्टल रिसीवर सिस्टम, कई हाई स्पीड रेडियो डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रास्पबेरी पाई के समान है। FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे का उपयोग करता है। चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाएं ENTS। हाल ही में खगोलविदों ने गामा किरण विस्फोट GRB से भी अधिक शक्तिशाली घटनाओं की एक नए वर्ग चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाओं ENT की खोज की है। चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाएं ENT आकाशगंगाओं के नाभिकों से निकलने वाली असाधारण रूप से चमकीली दीर्घकालिक ज्वालाएं, सुपरनोवा गामा किरण विस्फोट या मानव जहरी विघटन घटनाओं TDE से भिन्न होती है। कारण संभवतः तब उत्पन्न होते हैं जब सुपरमैसिव ब्लैक होल विशाल तारों SMBH विशाल तारों सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 10 गुना अधिक द्रव्यमान वाले को विखंडित करते हैं। प्रक्रिया तारे स्पैगेटिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ज्वारीय बलों द्वारा पतली धाराओं में स्विच खिंच जाते हैं, जिससे अपार चुंबकीय ऊर्जा निकलती है। स्पैगेटीकरण ब्लैक होल के ज्वारीय बलों द्वारा खींचे जाने और विखंडित होने की प्रक्रिया है। निकट की ओर स्थित भाग अधिक गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है, जिससे वह एक लंबी पतली धारा में विखंडित हो जाता है, जो स्पैगेटी जैसी दिखती है। खोज में GAIA 16 AAW GAIA 18 CDJ और AT20211 WX जैसी दुर्लभ घटनाओं से पता चला है। दीप्ति और ऊर्जा। अधिकतम दीप्ति 2 से 7 गुणे 10⁻45 ERG/s। कुल ऊर्जा उत्पादन 10⁻52 - 10⁻53 EGR
ERG जो पिछले रिकॉर्ड से लगभग 10 गुना अधिक है। प्रकाश वक्र सुपरनोवा कुछ हफ्तों में ही फीके पड़ जाते हैं। इसके विपरीत यह एक स्थिर चमकीला उत्सर्जन है जो वर्षों तक बना रहता है। अन्य घटनाओं में संतुलन ज्वारीय विघटन घटनाएं TDE चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाएं ज्वारीय विघटन घटनाओं के समान होती हैं, लेकिन ये अधिक विशाल ब्लैक होल वाली बड़ी आकाशगंगाओं से घटित होती हैं। 3 तीव्र एक्स-रे क्षणिक घटनाएं FXTs ये छोटी और कम ऊर्जा वाली होती हैं और आमतौर पर सुपरनोवा से जुड़ी होती हैं, न कि सुपरमैसिव ब्लैक होल SMBH से। गामा किरण विस्फोट GRV इन्हें पहले सबसे चमकीला माना जाता था, लेकिन चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाएं ENT इससे 10 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। महत्व क्या है? वैज्ञानिक सफलता क्षणिक खगोल भौतिकी ट्रांसिएंट एस्ट्रोफिजिक्स में नया क्षेत्र स्थापित करती है। कृष्णविवर भौतिकी सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा विशाल तारों में स्वयं में विलीन करने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है। ब्रह्मांडीय उपकरण विशाल दूरबीनों में आकाशगंगाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का मानचित्रण करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यंत सघन क्षेत्र होते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उनके खिंचाव से बच नहीं पाता से कई द्विआधारी प्रणालियों में पाए जाते हैं जो साथी तारे से गैस खींचते हैं और एक्स-रे उत्पन्न करते हैं। अति विशाल ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाने वाले ब्लैक होल सैकड़ों हजारों से लेकर अरबों गुना सौर द्रव्यमान वाले होते हैं जो संभवतः प्रारंभिक ब्रह्मांड से बने होते हैं। मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल ये सैद्धांतिक मिसिंग लिंक के रूप में माने जाने वाले इन ब्लैक होल का आकार से लेकर हजारों सौर द्रव्यमान तक होता है। इन्हें खींचना कठिन होता है। हाल में खोजी गई NGC 4395 गैलेक्सी IMBH अपनी तरह की पहली खोज प्राइमर्डियन ब्लैक होल ये माना जाता है कि ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। इनका आकार संभावित रूप से बहुत छोटा या 1 लाख सौर द्रव्यमान तक हो सकता है। नासा ESA सोलर ऑर्बिटर मिशन सौर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों SEE के उद्गम का सफलतापूर्वक पता लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। नासा ESA नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सोलर ऑर्बिटर मिशन प्रक्षेपण और लागत में इसका प्रक्षेपण फरवरी 2020 में केप कैनवेरल से किया गया था। यह सूर्य के अध्ययन के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का $1.5 अरब का संयुक्त मिशन है। प्राथमिक मिशन वर्ष 2026 तक, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाया जा सकता है, सौर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों SEE और सौर गतिविधियों से उनके सौर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन SEE सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो हेलियोस्फीयर में यात्रा करते हैं। स्रोत सौर ज्वालाएं, अचानक ऊर्जा विस्फोट और कोरोनल मास इजेक्शन EMC प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े विस्फोट द्वारा उत्पन्न होता है। उत्सर्जन प्रतिरूप अंतरिक्ष में प्रकीर्णन और अशांति के कारण SEE प्रायः घंटों विलंबित होते हैं। मुख्य निष्कर्ष में 2020 से 2022 300 से अधिक
300 से अधिक एसई विस्फोट का पता लगाया गया, जिससे एसई और सौर ज्वालाएं सीएमई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित है। एस्ट्रोसैट भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने 28 सितंबर 2025 को 10 वर्ष के सफल संचालन को पूर्ण किया है। अच्छा, 28 सितंबर 2015 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 रॉकेट का द्वारा प्रक्षेपण किया गया। 6 डिग्री झुकाव वाले 650 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित है। मिशन अवधि और द्रव्यमान 1515 किलोग्राम भार 5 वर्ष के लिए निर्मित किया गया। वर्तमान में 10 वर्षों से कार्यरत है। उद्देश्य एक्सरे 0.3 से 100 KeV पैरावैगनी और ऑप्टिकल बैंड के खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। संचालन इसरो के मिशन संचालन परिसर बेंगलुरु द्वारा प्रबंधित डेटा प्रसंस्करण भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र व्यालू से किया जाता है। उपलब्धियों में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे की खोज, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का अवलोकन, 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं से आने जाने वाले सुदूर पैरावैगनी फोटोनों का पहले पता लगाना, अंतरिक्ष खगोल विज्ञान में भारत की वैश्विक उपलब्धि को सुदृढ़ करना, सहयोग अंतरिक्ष इसरो ने अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे, टाटा मूल अनुसंधान संस्थान TIFR मुंबई और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIAP, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु RRI तथा कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है। अंतरतारकीय मानचित्र और त्वरण अन्वेषण IMAP, हाल ही में नासा ने सूर्य के सौर पवन और हेलियोस्फीयर की सीमा का अध्ययन करने के लिए अंतरतारकीय मानचित्रण और त्वरण अन्वेषण IMAP प्रारंभ किया। अंतरतारकीय मानचित्रण और त्वरण अन्वेषण IMAP के बारे में बाह्य हेलियोस्फीयर का अन्वेषण करना, इसकी सीमा का मानचित्रण करना, सौर पवन और अंतरतारकीय कणों की अंतःक्रिया का अध्ययन करना है और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है। प्रवेश और द्रव्यमान फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान 900 किलोग्राम है। वैश्विक पेलोड 10 उपकरण इसमें शामिल है। अंतरिक्ष ऊर्जावान उदासीन परमाणु डिटेक्टर IMAP-LO, कम ऊर्जा IMAP-HI, उच्च ऊर्जा IMAP अल्ट्रा, अति उच्च ऊर्जा अवशोषित कण डिटेक्टर, उच्च ऊर्जा आयन दूरबीन HIT और सौर पवन इलेक्ट्रॉनिक SWE सौर पवन और पिकअप आयन उपकरण सॉपी कॉम्पैक्ट डुअल ऑयल कंपोजिशन प्रयोग CODIC अनुपकरण मैग्नेटोमीटर ग्लोबस अंतरतारकीय धूल प्रयोग IDEX। महत्व क्या ये अवलोकन यह अवशोषित कणों को ऊर्जावान सौर मंडल, हेलियोस्फीयर और आकाशगंगा अंतःक्रियाओं के बीच करता है। मानव व्यक्तिगत और भविष्य उन मिशनों के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष यान निर्माण के लिए डेटा प्रदान करता है। मिशन दृष्टि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी आई ने घोषणा की कि वर्ष 2026 में पहली तिमाही में मिशन दृष्टि का शुभारंभ करेगी, जो विश्व का प्रथम बहुसंवेदन उपग्रह अवलोकन उपग्रह होगा। मिशन दृष्टि एक अग्रणी उपग्रह मिशन जो एक प्लेटफॉर्म पर बहुसंवेदनशील है, जिससे मौसम की स्थिति या दिन के समय से प्रभावित हुए बिना व्यापक पृथ्वी अवलोकन क्षमताएं होती हैं। तकनीकी विशेषताएं: वजन या भार 160 किलोग्राम, भारत का सबसे बड़ा निजी उपग्रह, रेजोल्यूशन में 1.5 मीटर, भारत में विकसित उच्च रेजोल्यूशन वाला सेंसर पेलोड, सिंथेटिक अपर्चर राडार (SAR) और उच्च रेजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल सेंसर क्षमता में प्रत्येक मौसम में दिन रात पृथ्वी का अवलोकन। प्रमुख अनुप्रयोग में सीमा निगरानी और रक्षा अभियान, आपदा और प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बुनियादी ढांचे और उपयोगिता निगरानी, कृषि और फसल मूल्यांकन, वित्तीय और बीमा मूल्यांकन। नक्षत्र योजना: गैलेक्सी आई की योजना अगले 4 वर्षों के लिए 8 से 10 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की है, ताकि निरंतर वैश्विक कवरेज और उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण के लिए एक पूर्ण नक्षत्र स्थापित किया जा सके।